बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स हाउस। और आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को बहुत कम से कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होते हैं वो है जी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मेरे पीछे सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं आप लोगों को बहुत आसान वर्ड में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहला है जी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है इसको देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि भाई जो बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग से मुराद क्या है कि भाई आप जो बुक बनाते हो वो आप बिजनेस के ओनर की नहीं बनाते, आप किसकी बना रहे होते हो जी? बिजनेस की बना रहे होते हो। ये मिस्टर जो है ये बिजनेस के ओनर है, मिस्टर एक्स इनका नाम है और ये इनका सारा बिजनेस है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग किसकी कर रहे होते हो जी? आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो बिजनेस की, इनकी रिकॉर्डिंग आप नहीं कर रहे होते। ये शख्स बिजनेस में कैश लगाता है तो आप उसको मान के चलते हो जी कैपिटल। कैपिटल मतलब कि जब आप लोगों को याद होगा बैलेंस शीट बनाते हो वहां पे आप क्या लिखते हो? कैपिटल। किस साइड पे लिखते हो सर? हम लिखते हैं जी लायबिलिटी वाली साइड पे। तो इसका मतलब वो कैपिटल बिजनेस की क्या हो गई? लायबिलिटी, यानी कि उसने उस ऑनर को वो पैसा वापस करना है। अगर ये दोनों एक ही हैं तो फिर ये पैसा वापस करने की ज़रूरत ही क्यों आती है? लेकिन नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि सर बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। सपोज यही बिजनेस इनसे पैसे लेता है, ये कोई और शख्स है तो वो हो जाएगा लोन। तो ये शख्स और सॉरी ये बिजनेस और ये शख्स दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये लोन इनके वापस करना बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम खुलासा करते हैं। इसका ये बताता है कि भाई बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग हैं। जब वो बिजनेस से पैसे लेगा तो उसको हम एज ए ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखें, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि भाई आप जिस साल की रेवेन्यू लोगे ना, स्टेटमेंट में जिस साल के आप रेवेन्यू लोगे उसी ही साल के आपको एक्सपेंसेस लेने हैं। एक्सपेंसेस भी आपको उसी ही साल के लेने हैं। सपोज 2006 की मैं स्टेटमेंट तैयार कर रहा हूं, तो उसमें मैंने इनकम जो है वो वसूल की है जी, वो रिसीव की है 10,000। अब मैं रेंट जो है वो रेंट जो मैंने पे किया है, बाकी भी मैंने एक्सपेंस किए हैं, सैलरी किया है, कमीशन दिया है, ये सारे तरह तरह के एक्सपेंस जो मैंने रेंट दिया है सर, ये मैंने टोटल 10,000 दे दिया है। उसमें 2006 का था जो वो था जी 2000 और 8,000 जो आने वाले सालों का था। ठीक है, मतलब कि 10,000 मैंने रेंट दे दिया। 10,000 थोड़ा कम कर लो, 1000 कर लो। ये 1000 जो रेंट है ये मैंने आने वाले सालों का भी कुछ दे दिया और इसमें 2006 का भी इंक्लूड है। 200 रुपी जो है वो 2006 से रिलेटेड है और बाकी जो 800 है वो किससे रिलेटेड है? आने वाले सालों का। तो मैंने इसमें रेंट कौन सा लिखना है? जो सर 2006 से रिलेटेड है। समझ आ गई बात? बाकी जो 800 है वो हम नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में उनको लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि सर जिस साल के आपने रेवेन्यू लेने हैं उसी साल के आपको एक्सपेंस लेने होंगे। उसके बाद थर्ड वन है जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को जरा गौर से समझिएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट सर हमें ये बताता है कि भाई आपने जितनी रकम, आपने जितनी अमाउंट पे आपने अपने एसेट्स लिए हैं उनकी आपने असल वैल्यू लिखनी। कौन सी वैल्यू लिखनी है? सपोज 10,000 की मैंने एक बिल्डिंग ले ली। ठीक है, उस 10,000 में मैंने लिया 2006 में बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग मैंने कब खरीदी? 2006 में।
तो 2008 में यही 10,000 जो था वो हो गया सर 16,000 का, तो वो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी 16,000। अब आप लोगों को कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भाई आपने रिकॉर्डिंग करते वक्त आपने जितने के आपने एसेट खरीदा था अपनी एक्वायर वैल्यू को आप लोग लिखोगे, इस वैल्यू को नहीं लिखोगे, जितना आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है, एप्रिसिएशन जितनी हो रही वो आप नहीं लिखोगे, बल्कि ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि भाई जितने के आपने अपने एसेट एक्वायर किए थे आप वही अमाउंट लिखोगे, यानी कि आप इस वैल्यू से उनको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि सर आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे वो मॉनेटरी वैल्यू पे करोगे। मॉनेटरी वैल्यू से मुराद यानी कि कैश, अददी निज़ाम में। एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में करोगे वो रिलेटेड होगी कैश के। हाँ, उधार आप कर लो वो अलग बात है, लेकिन सपोज ये है मिस्टर एक्स एक बिजनेस के पास गए, एक कंपनी के पास गए, उनको कहा कि भाई मुझे थोड़ी सी चीजें दे दो, ये चीजें दे दो मुझे थोड़ी सी, और मुझसे कुछ नेकियां ले लो, मैं बहुत नेक हूं, मुझसे कुछ आप क्या ले लो, नेकियां ले लो, और मुझे आप क्या दे दो, चीजें दे दो। क्या ऐसा चल जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि भाई आप उधार पे करो या कैश पे करो, लेकिन उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। 10,000 की आप चीजें 100 की खरीद लो, 200 की, यानी कि वो कोई ना कोई अददी निज़ाम में होना चाहिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेस में जो भी एंट्रीज होगी, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी, उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी। वो ना तो नेकियों पे ना के अपने गुनाह पे आप चीजें खरीद या फरोख्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आ गया। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जर्नल पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने जर्नल की वीडियोस देखी होंगी, जिसमें क्या होता है कि सर एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और उसके बदले में दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके बदले में दो अकाउंट जो हैं वो अफेक्ट कर रहे होंगे। कितने अकाउंट? एक अकाउंट जो हो वो नेगेटिव में होगा, दूसरा पॉजिटिव में होगा, यानी कि एक अकाउंट डेबिट और दूसरा क्रेडिट में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है कि सर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे बिजनेस में, उसके डुअल इफेक्ट होगा, एक अकाउंट डेबिट और दूसरा क्रेडिट। हाँ, ये हो सकता है कि एक अकाउंट डेबिट या मोर देन वन अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, उसकी एटलीस्ट दो अकाउंट उसमें डेबिट क्रेडिट में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बताता है? आप लोगों को मैंने कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताया है कि जिसमें मैंने बताया था कि आपने जितने के एसेट एक्वायर किए हैं आपने वही वैल्यू लिखनी है, ना कि आप लोग वो वैल्यू लिखेंगे कि जितने का आपका एसेट हो गया है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में आपने 10,000 का एक एसेट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, अब उसकी वैल्यू है 16,000। भाई रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि जब आप उसे सेल करेंगे तो जो आपको प्रॉफिट होगा आप उस वक्त उसे रिकॉर्ड करेंगे जब आप उसे सेल कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपको पता चल जाए कि भाई आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आपने चीज़ें सेल की, आपने 10,000 की चीज़ें सेल की, उनकी असल अमाउंट थी 6,000, अब आपको 4,000 प्रॉफिट मिल जाएगा या मिल रहा है, उस वक्त आप उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है कि भाई जब आपके रेवेन्यू आपको पता चल जाए, आपको इस चीज़ का श्योर हो जाए कि आप लोगों को वो अब पैसे मिल जाएंगे, आया कि वो क्रेडिट बेस पे भी हो सकता है।
सेल आप क्रेडिट पे कर दो, तो अब आपको पता चल गया मुझे उस बंदे ने वादा किया है मुझे वो पैसे दे के जाएगा, आप उस प्रॉफिट को क्या कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बताता है, आप बॉन्ड खरीद लेते हो, आप शेयर खरीद लेते हो कंपनी के, आप डिबेंचर खरीद लेते हो, आपको पता है कि अब मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, मुझे प्रीमियम मिल जाएगा, आपको पता है कि मुझे जो है डिविडेंड मिल जाएगा, तो उस वक्त आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट ये बताता है कि आप उसे, जब आपको पता चल जाए कि आपको होने वाला रेवेन्यू, आपको प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा या मिल रहा है, आप उसकी वैल्यू को उस वक्त रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमारे पास आ गया अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये बताता है कि भाई कोई भी बिजनेस है वो ज़्यादा देर तक जो है, बहुत ज़्यादा देर तक वो सब्र नहीं कर सकता। कैसे सब्र नहीं कर सकता कि भाई आपने एक कोई ना कोई एक पीरियड ऐसा रख लेना है कि जिस पे आप अपनी इनकम को देख सको। ठीक है, कि आपके बिजनेस में आपको कितनी इनकम हो रही है। नॉर्मली अकाउंटिंग में क्या होता है, 1 ईयर होता है, 1 साल बाद आप अपने उस साल की क्या देखते हो, इनकम देखते हो। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि भाई अकाउंटेंट जो होते हैं वो बिजनेस को बहुत देर तक उसके प्रॉफिट की मेजरमेंट के लिए नहीं लेके जाते, बल्कि 1 साल बाद आप इस चीज़ की छानबीन करते हो कि भाई आया कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपकी इनकम बिजनेस की कितनी है। मतलब कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि आप एक पीरियड रख लेते हो जिसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप अपनी इनकम को देखते हो कि आपको इनकम हो रही है बिजनेस में और कितनी हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आपको ये सारी चीज़ें बताता है। लास्ट में देखें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है, आप लोगों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसको आपने चलते रखना है, उसको आपने लंबे समय तक लेके जाना है, उसको आपने कंटिन्यू रखना है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो लोग ये फॉलो नहीं कर रहे होते, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ठीक है, जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे होते, इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं या उनका बिजनेस जो है वो क्लोज होने को है। अब क्या होता है कि जो लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं वो अपने एसेट्स को वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे लिखते हैं। मतलब क्या कि सर जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को मतलब जो लंबे अरसे तक अपने बिजनेस को चलता रखने वाले हैं वो अपने बिजनेस में जो भी एसेट्स को खरीदते हैं उनको एक्वायर वैल्यू के साथ रिकॉर्ड करते हैं। और जो इसको अनफॉलो करते हैं, मतलब गोइंग कंसर्न जिनका मानना ये होता है कि हमने 1 साल बाद या 6 माह बाद हमने अपने बिजनेस को क्या कर देना, वाइंड अप कर देना है, वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे होते, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को नहीं, बल्कि वो अपने जो एसेट्स खरीद के लाते हैं उनकी जो वैल्यू बढ़ जाती है 10,000 से सपोज 60,000 तक चले जाती है, तो वो अपनी रिकॉर्डिंग में 60,000 मतलब के 60,000 उसके साथ ही प्रॉफिट को लिखते हैं। बात समझ आ गई। जो अनफॉलो कर रहे होते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को नहीं ले रहे होते, मतलब उनके माइंड में ये होता है कि हमने 6 महीने बाद 1 साल तक हमने अपने बिजनेस को वाइंड अप कर देना है, तो वो फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो आप एसेट खरीद के लाते हो, आपने जितने का खरीदा आप उतनी ही वैल्यू को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। तो जो इनको फॉलो नहीं कर रहे होते गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को, वो क्या करते हैं, वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट को भी फॉलो नहीं करते, बल्कि 10,000 में उन्होंने एक एसेट को खरीदा, अब उसकी वैल्यू 60,000 है, अब वो अपने प्रॉफिट को ही लिखेंगे कि कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, बल्कि जितने में उन्होंने एसेट को एक्वायर किया वो वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को बताया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक एक को अलग अलग से बताया। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।